चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही थी ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहां पर क्या होने वाला है, हीट एनर्जी जो है ना वो रिएक्शन के अंदर आएगी, यानी कि जो केमिकल्स है हमारे वो बाहर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो कंटेनर जो है ना हमारा जहां पर रिएक्शन होगी वो ठंडा हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल देखें, पहले तो ये देख लेते हैं इसमें लिखना क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। हम जानते हैं यार फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो हम जानते हैं, क्लोरोफिल हमारी पत्ती के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर सनलाइट जो है ना वो अगर ना पड़े, हमारे लीफ के ऊपर सनलाइट ना पड़े, तब तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी कैरिड आउट नहीं होगी, वो नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमें ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करानी है तो सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है, उसको क्या किया जा रहा है, रिएक्शन में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, CO2 H2 मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यानी कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनती है। और उसके साथ साथ क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं जो उनका फूड होता है, जिसको वो यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, देखो ये एग्जांपल तो हम यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि यार ये जो रिएक्शन है ये लीफ के अंदर होती है, इसको हम एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि है ये, जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, और यहां पर बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमारे पास। और ये जो रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है, हमारा जो कंटेनर है वो ठंडा हो जाता है। पहले मैं देखो यहां पर ये जो है ना, ये हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों केमिकल्स को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा जो कंटेनर है वो ठंडा हो जाएगा। अगर बात करूं कि इन दोनों, देखो सॉलिड है दोनों, मिक्स थोड़ी ना होंगे, तो हमें किसकी जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी। हम इसको इसमें डालने के बाद कुछ थोड़ा बहुत पानी क्या कर देंगे, डाल देंगे, जिससे हमारे रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो पहले इस पानी, जो पानी है ना, इसका टेम्परेचर मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर रूम का टेम्परेचर तो वही 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट है, और पानी भी इतना ही है, 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट पानी का भी टेम्परेचर है। फिर इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे, और फिर मैं टेम्परेचर दिखाऊंगा। अपना जो टेम्परेचर है ना 30 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो कंटेनर है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा इन द सेंस कि यहाँ पर हमारा जो एनर्जी है सराउंडिंग से उसको एब्जॉर्ब किया गया है। पहले मैं इसका टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ। 27 डिग्री 28 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों केमिकल्स को डाल देते हैं एक दूसरे के अंदर। डालने के बाद जैसे ही मैं पानी डालूंगा, हमारा जो कंटेनर है तुरंत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर को दिखाता हूं, 1 डिग्री से 10 डिग्री। अब देखो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है टेम्परेचर, देखो धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है टेम्परेचर। अब जैसे इस थर्मामीटर को हम दोबारा इस मिक्सचर के अंदर डालते हैं तो ये 1 डिग्री सेल्सियस से फिर ये नीचे टेम्परेचर गिर जाएगा। देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ये 1 डिग्री सेल्सियस से आराम से ये बहुत नीचे आ चुका है। ये लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर बता रहा है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा आराम से। देखो यहाँ पर अब 0 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट ये आ चुका है। ये था हमारे पास एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये जो कंटेनर है ना इतना ठंडा हो चुका है कि जो बर्फ का पानी होता है ना उतना ठंडा हो चुका है। ये देखो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है। ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब अगर यहाँ पर पानी होता है ना वो भी काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। इसके नीचे जो पानी है वो अप्रोक्सीमेट, ये नीचे का जो पानी है ना वो बर्फ में बदल जाता है।
अगर ये रिएक्शन हम अच्छे से परफॉर्म करें। अब नेक्स्ट हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी हमारे पास एग्जांपल हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, उन तीनों को हम विद एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। When a single reactant molecule, यानी कि या जब भी कोई भी सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो स्प्लिट मतलब टूट जाए इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। अगर कोई भी हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं और उसे हम गर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं या गर्म करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं या फिर धूप में रखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो कंपाउंड है ना, अगर वो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में टूट जाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से हो सकता है। या तो मैं किसी भी कंपाउंड को गर्म करूं, जिसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन, या फिर मैं किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूं, जिससे जो डीकम्पोजिशन देखने को मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एंड लास्ट से हमारे पास फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम धूप में रखें और अगर वो सब्सटेंस टूट जाए, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो उस कंडीशन में उसे कंसीडर करेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। लेकिन यार ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी कंपाउंड को धूप में रखेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को धूप में रखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फोटोलाइटिक रिएक्शन शो करने वाले कंपाउंड अलग होंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन शो करने वाले हैं एग्जाम्पल हमारे अलग होंगे। अब फटाफट इनको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन से। तो इन दिस रिएक्शन कंपाउंड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। इसमें क्या होता है? हमारा जो कंपाउंड है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और किस में टूट जाते हैं? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। अब फटाफट इस रिएक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट का यूज करेंगे। देखो हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का भी, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, उससे भी हम CO2 बनाएंगे। इससे भी हमारे पास NO2 जो गैस है उसको हम बाहर निकालेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, हर एक हम डिकम्पोजिशन, हर एक थर्मल रिएक्शंस को हम, जो हमारा NCERT बुक है ना, उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। ये है लेड नाइट्रेट है, जो कि हमें प्योर व्हाइट कलर का दिखाई देता है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड यानी कि PbO बनेगा, जो कि हमें रेड कलर का दिखाई देगा। यानी कि जब हम इसको गर्म करेंगे, इस व्हाइट को गर्म करेंगे, व्हाइट कलर को, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा रेड कलर। ठीक है, फटाफट अब इसको इसमें डालते हैं और फिर इसे गर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये हमारे पास लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में बदलता है। ठीक है, तो और थोड़ा डाल देते हैं। इतना काफी है। इसमें जो ये गैस दिखाई दे रही है ना, ये कंटेनर के चारों तरफ ये बन रही है NO2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पर अंदर की तरफ आपको रेड कलर देखने को मिल रहा होगा। ये जो रेड कलर है ये हमारे पास लेड ऑक्साइड, देखो, और ऊपर की तरफ ये जो गैस निकल रही है ये है NO2 गैस। अब मैं इस कंटेनर के अंदर से थोड़ा सा मिक्सर निकाल करके उसे डायरेक्ट गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारे लेड नाइट्रेट को अच्छे से हीट नहीं मिल पा रही थी, जिससे वो ऑक्साइड में नहीं चेंज हो रहा था। ये है लेड ऑक्साइड। अब हम करवाने वाले हैं फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये है फेरस सल्फेट 0.7H2O। ठीक है, और जो हमारे पास प्योर फेरस सल्फेट केवल FeSO4 होता है ना, वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। जब इससे डिकम्पोज करेंगे तो पहले तो इससे क्या निकलेंगे? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, फिर इससे SO2 और SO3 गैस बाहर निकलेगी। देखो अभी जो आपको ये गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है इस कंटेनर से, ये तो है वाटर वेपर। अब देखो धीरे धीरे ये फेरस सल्फेट में से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते जा रहे हैं और ये व्हाइट कलर में चेंज होता जा रहा है। अब इसे और गर्म करेंगे तो हमें तीन तीन कलर एक साथ इसके बॉटम में दिखाई देंगे। ये तीन कलर हमें क्यों उपजाऊ हो रहे हैं, जिसमें से एक है ब्राउन, एक है व्हाइट और एक है ग्रीन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है,
सो अब हमने फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट दोनों का डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन पढ़ लिया है। फेरस सल्फेट सॉरी लेड नाइट्रेट का जब हमने डीकंपोजिशन किया था तो लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का था और लेड ऑक्साइड जो था वो हमें रेड कलर का देखने को मिला था। ठीक है, तो वो था लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। और यहां पर हमने अभी किया है हमारा फेरस सल्फेट का डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहां पर आपको तीन तीन कलर देखने को मिले होंगे, एक ग्रीन, एक व्हाइट और एक ब्राउन कलर। अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है। ग्रीन कलर का फेरस, देखो फेरस सल्फेट जो होता है ना FeSO4, ओनली FeSO4, वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब इसके साथ H2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो वो ब्राउन का सॉरी वो ग्रीन कलर में बदल जाता है। तो जो हमारे पास FeSO4.7H2 जो है ना, तो ये हमारे पास होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। यानी कि जो हमारा फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि यहां पर इसके साथ H2 मॉलिक्यूल 7H2 मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं। ठीक है, जब हम इसे गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये जो है ना ये बदल जाता है FeSO4 में। ठीक है, और H2 के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? यहां से रिमूव हो जाते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, वेपर गर्म करेंगे तो यार वेपर फॉर्म में हमारा जो H2 मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे कंटेनर से, और हमें व्हाइट कलर देखने को मिलता है। और वो व्हाइट कलर किसका होता है? फेरस सल्फेट का होता है। अब फर्दर इसे जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो यहां से SO2 और SO3 गैस बाहर निकल जाती है और हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस में SO3 गैस बाहर, ये दोनों क्या है? गैस है और ये सॉलिड है। तो यहां पर अब ये सॉलिड है, ये जो है ये हमारे पास ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। तो यहां पर हमें इस कंटेनर के नीचे तीन तीन कलर देखने को मिले हैं। ग्रीन कलर जो है वो इसकी वजह से, फेरस सल्फेट 0.7H2 की वजह से। व्हाइट कलर किस लिए? फेरस सल्फेट, ओनली फेरस सल्फेट के लिए। ठीक है, और हमारे पास ब्राउन कलर किस लिए? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो ये होता है इसके डीकंपोजिशन में। तो हमारे जो एनसीईआरटी जो बुक है ना उसमें इतना नहीं दिया गया है, केवल इतना है, फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का है, उसे गर्म करेंगे, ब्राउन कलर के हमारे पास सब्सटेंस देखने को मिलेगा। और वो जो सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। तो देखो यहां पर आपको ना इस कंटेनर में तीन तीन कलर देखने को मिल रहे हैं, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहां पर जो जो ये जो कलर है ना, ये ब्राउन कलर, ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, और यहां पर ये जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर किस लिए है? ये व्हाइट कलर है हमारे पास फेरस सल्फेट का। और ये जो हमारे पास ग्रीन कलर है, इसके बीच बीच में ग्रीन कलर है, यहां पर देखो ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर किसके लिए है? फेरस सल्फेट 0.7H2 के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी भी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास H2O है, वाटर है, उसको हम आराम से तोड़ सकते हैं। जैसे कि H2O है ना, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो H2O किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हमें हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलती है। देखो हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, ऑक्सीजन कहाँ बनेगी, ये डिपेंड करता है कि हमें पता है यार हाइड्रोजन जो होती है वो H+ होती है, H+ से ही तो बनती है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन जो होती है वो O2- होती है कि नहीं? अब तुम ये बताओ, माइनस वाली चीज कहां पर जाएगी? प्लस की तरफ जाएगी, और प्लस वाली चीज किसकी तरफ जाएगी? माइनस की तरफ। और हमें पता है जो हमारा एनोड होता है वो तो होता है पॉजिटिव, और कैथोड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो जहां पर हमारे पास जो एनोड है जो कि हमारा पॉजिटिव होता है, और कैथोड है जो कि हमारा नेगेटिव होता है, तो एनोड पॉजिटिव पर कौन जाएगी? नेगेटिव वाली चीज। और नेगेटिव वाली चीज कौन सी? अपनी ऑक्सीजन। तो हमें एनोड पर तो ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पर क्या मिलने वाली है? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और हमें पता है यार हमारी जो बैटरी होती है उसमें एनोड और प्लस माइनस लिखा हुआ होता है, प्लस यानी एनोड और माइनस मतलब कैथोड। तो माइनस वाला जो टर्मिनल है उसको जिस जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे वहां पर क्या बनने वाली है? हाइड्रोजन गैस। और हमारा जो एनोड है जिस इलेक्ट्रोड से एनोड को कनेक्ट करेंगे और हमारे पास वहां पर ऑक्सीजन बनने वाली है। तो मैं बता दूं आपको, यहां पर ये जो टर्मिनल है ना, यहां पर बन रही है हाइड्रोजन गैस,
क्योंकि ये कौन सा टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल है। हाइड्रोजन नेगेटिव की तरफ जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो H+ होती है, और ये है ऑक्सीजन O2-। यहाँ पर ये किसकी तरफ बन रही है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये हमारा एनोड, और एनोड पर कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन। कैसे बनती है वो मैंने बता दिया। आप थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्मिनल को ऑब्जर्व करना, यहाँ पर सबसे ज्यादा गैस किस में है, हमारे इस टर्मिनल में है। यहाँ पर हमारे पास कम गैस बन रही है, तो यहाँ पर जो गैस बन रही है ना वो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो गैस बनती है वो है हाइड्रोजन। और हमें पता है यार कि जब H2 टूटता है तो वहां पर हाइड्रोजन ज्यादा बनती है और ऑक्सीजन कम बनती है। इस रिएक्शन में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाइड्रोजन देखो कितनी फास्ट बन रही है और ऑक्सीजन जो है वो कितनी स्लो बन रही है। यहाँ पर इस लैब टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती जा रही है और मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ताकि आपको ये हाइड्रोजन गैस बनती हुई तेजी से दिखाई दे। देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस बन चुकी है, इसीलिए ये देखो नीचे बिल्कुल भी नहीं जा पा रही, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की गैस होती है और वो इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर की तरफ धकेल रही है। अब फटाफट इस टेस्ट ट्यूब को इस पानी से बाहर निकालते हैं और इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसे जला करके देखते हैं। ध्यान से सुनना, इसकी जो आवाज आती है वो सुनना। आई होप आपको ये आवाज सुनाई दी होगी, लेकिन यहाँ पर जो आग थी वो नहीं दिखाई देती है क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बहुत कम थी। सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, यानी कि वाटर पानी का किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था लिटरली काफी बेहतरीन था। हमने H2 पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस बनाई। तो नेक्स्ट हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर मान लो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी कंपाउंड जिसको सनलाइट में रखे और वो डिकम्पोज हो जाए, वो टूट जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन सनलाइट इज यूज्ड, सनलाइट का यूज किया जाता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन कराने के लिए। अब इसका एग्जांपल हमारे पास AgCl सिल्वर क्लोराइड है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट था जिसका यूज करके हमने AgCl बनाया। इसके रिएक्शन करवा दिया हमने NaCl के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, AgCl, ठीक है, जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलता है। इसको हम पढ़ेंगे, हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो AgCl हमारे पास बना है उसका हम डिकम्पोजिशन सनलाइट में डिकम्पोजिशन करा करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन जो मेरे पास AgCl है ना वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। इस सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हम धूप में डालते हैं तो ये देखो अंदर से तो ये हमारे पास कैसा होता है, व्हाइट कलर का। धूप में जैसे ही एक्सपोज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है ये तो व्हाइट कलर का है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही धूप में रखते हैं तो ये सिल्वर में चेंज हो जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखो ये अभी ग्रे कलर में चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पर मेरे पास सिल्वर क्लोराइड थोड़ा सा बचा हुआ है इसके अंदर की तरफ। जैसे ही मैं इसको एक्सपोज करता हूँ सनलाइट में तो ये डायरेक्ट सिल्वर में चेंज हो जा रहा है।